ग्रेट मॉर्निंग माय डियर फ्रेंड्स, भूपेश आनंद। दोस्तों, हम लेक्चर चैप्टर नंबर 10 कर रहे हैं, दैट इज ऑन अक्रूवल एंड प्री पेमेंट्स। अ वेरी इजी एंड द वेरी स्मॉल चैप्टर। आज हम लास्ट लेक्चर में कंप्लीट कर दूंगा, लेक्चर नंबर 3, दैट इज ऑन चैप्टर नंबर 10 अक्रूवल्स एंड प्री पेमेंट्स। तो बेटे आज चैप्टर 10 भी कंप्लीट हो जाएगा, ये समझ लीजिए। बस अब कुछ गिने चुने चैप्टर्स रह गए हैं जो आपको डिस्कस करने हैं मैंने आपके साथ, और F3 का सिलेबस ही कंप्लीट हो जाएगा बेटे। अभी भी इन केस आपने यू हैव नॉट स्टार्टेड योर स्टडी, प्लीज स्टार्ट बेटे। रजिस्टर मेंटेन करें, बैठ के पढ़ें, जैसा मैं आने वाले लेक्चर्स में मैंने कहा। लाइफ में बेटे टाइम इज वेरी प्रीशियस। 3 महीने, 6 महीने, that time is very precious. Don't waste it, yeah. Don't waste it. Please open your registers. Chapter 10 accrual and prepayments. मैंने एक मोटिवेशनल कोट लिखा आज का, You can win. बेटे जो जीतते हैं उनकी भी तो 2 आंखें होती हैं, 2 कान होते हैं, एक मुंह होता है, 2 हाथ होते हैं, 2 पाँव होते हैं, माइंड भी 250 ग्राम का होता है, बट दे डू। इट मीन्स आप भी कर सकते हैं अगर आप चाहें तो। ऐसी क्या चीज है लाइफ में जो आप अचीव नहीं कर सकते? यू कैन अचीव ईच एंड एवरीथिंग। उसके लिए फॉर दैट यू हैव टू डू एक्शंस। एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स। तो आइए अक्रूवल्स एंड प्री पेमेंट्स में वी हैव डिस्कस्ड इन द लास्ट 2 लेक्चर्स व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अक्रूवल, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिकॉग्निशन, व्हाट आई मीन बाय व्हाट आई मीन बाय कैश सिस्टम, व्हाट आई मीन बाय अक्रूवल सिस्टम, what are the systems which are being proposed by the international accounting standards as per IFRS. And then I discussed something about accrued expenses and prepaid expenses in lecture number 2 and how we pass journal entries for that. I have given you the accounting equation approach. बेटे मैंने भूपेश आनंद ने आपको अकाउंटिंग इक्वेशन अप्रोच से लॉजिक बताया कि कैसे आप जर्नल एंट्रीज पास करेंगे, एंड देन आई हैव टोल्ड यू हाउ टू प्रिपेयर अ लेजर अकाउंट। पहले आप मेरे जूस नोट्स निकाल लीजिए, मैं थोड़ा सा आपको जूस नोट से बताना चाहता हूं। आप सभी एक बार जूस नोट्स निकाल ले बेटे। जूस नोट्स बड़े प्यारे से मैंने बनाए हैं, बड़ी मेहनत करके बनाए हैं। F3 फाइनेंशियल अकाउंटिंग चैप्टर 10 अक्रूवल्स एंड प्री पेमेंट्स। वी हैव डिस्कस इन द लास्ट लेक्चर। हमने लास्ट लेक्चर में काफी कुछ डिस्कस किया था। एक बार मैं चाहता हूं कि आप नजर मार लें। अंडरस्टैंडिंग द मैचिंग कंसेप्ट, आई थिंक वी हैव डिस्कस इन लेक्चर नंबर 2 इन डिटेल व्हाट आई मीन बाय मैचिंग कंसेप्ट एंड व्हाई दिस मैचिंग कंसेप्ट विद दैट has given a birth to accrual concept and that and to prepayments and accrued expenses. Identify and calculate adjustment relating to accrual and prepayments. Okay, record the appropriate adjustment entry for accrual and prepayment or in the ledger accounts. In the ledger accounts एक बार जल्दी से जूस नोट निकाल लीजिए बेटे, मैं 1 सेकंड में आ रहा हूँ। जूस नोट्स बड़े इंपॉर्टेंट है। अंडरस्टैंडिंग द मैचिंग कंसेप्ट, अंडरस्टैंडिंग द इम्पैक्ट ऑफ अक्रूवल ऑन द प्री पेमेंट्स ऑन द प्रॉफिट एंड लॉस, एंड आई हैव जस्ट टोल्ड यू, मैंने आपको बताया कि उसका इम्पैक्ट क्या होगा। फिर हमने आगे कंसेप्ट को स्टार्ट किया था बेटे, ये कंसेप्ट हैं, ठीक है जी। उसके बाद मैं आ गया था, आई हैव डिस्कस बेसिस ऑफ अकाउंटिंग, दैट इज कैश अकाउंटिंग अक्रूवल सिस्टम, एंड आई हैव गिवन द एग्जांपल्स। देन आई हैव आल्सो टोल्ड यू दैट एज पर द अक्रूवल कंसेप्ट वी हैव टू डिस्कस द एक्सपेंडिचर एंड इनकम। एक्सपेंडिचर भी 2 तरह के हम डिस्कस करेंगे, अक्रूड एंड प्रीपेड। इनकम भी डिस्कस करेंगे, अक्रूड एंड प्रीपेड, बट प्रीपेड इनकम की जगह वी कैन ऑल्सो राइट डाउन इनकम रिसीव्ड इन एडवांस और अनएक्सपायर्ड इनकम। ऐसी इनकम जो अभी हमने रिसीव तो कर ली है, बट हमने वी हैव नॉट गिवन द सर्विसेज फॉर दैट, ठीक है जी। तो मैं भूपेश आनंद अक्रूड एक्सपेंसेस बता चुका हूँ, एक्सपेंसेस अकाउंट बता दिया है, एंड आई डिड दीज क्वेश्चंस। लास्ट क्वेश्चन मैंने छोड़ दिया था, अज्यूमिंग कि आप उसको डिस्कस करेंगे, आप करेंगे, आई थिंक आपने किया है। मैं आज के इस लेक्चर में इनकम की बातें करूंगा। फर्स्टली आई विल बी टेलिंग यू व्हाट आई मीन बाय इनकम। आई थिंक आई नो दैट यू नो इट। चैप्टर 3 चैप्टर 4 में मैंने आपको पूरे बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स बता दिए थे, बट स्टिल माई ड्यूटीज आज भी मैं आपको इनकम बताऊंगा। आई विल टेल यू अ बिजनेस एंटिटी हाउ दे अर्न्स अ इनकम, हाउ HDFC अर्न्स अ इनकम, हाउ MRF टायर्स अर्न्स अ इनकम, हाउ Nerolac पेंट्स अर्न्स अ इनकम, और विच टाइप ऑफ इनकम इज बीइंग अर्न्ड बाय courier services or by selling the products or by rendering the services.
accrued income arises when the income has been earned in the accounting period but has not yet been received. देखेंगे बेटा, देखेंगे, आप आ जाइए, पहले थोड़ा सा लिखते हैं, क्योंकि देखिए लिखेंगे ना तो हम थोड़ा सा और ज़्यादा इन्वॉल्व हो जाएंगे. खाली पढ़ना ही था तो फिर आपको मुझे मेरे लेक्चर्स लेने की ज़रूरत ही नहीं थी बेटे. You have incurred 8,000, 9,000 rupees and you have purchased my lectures. Then what is the fun of that in case just we have to read it? लिखना है, लिखेंगे तो आगे बढ़ेंगे. अपना रजिस्टर ओपन कर लीजिए, बिल्कुल स्ट्रेट होकर बैठेंगे. इनकम की बातें मैं आज आपके सामने करूंगा. मैं भूपेश आनंद, मैं सीए, मैं सीएस, मैं सीएमए, मैं लंदन, मैं अमेरिका. आई विल बी टेलिंग यू समथिंग अबाउट द इनकम, और लूजली वी कैन आल्सो नेम इट एज रेवेन्यूज. बेटे एक कंपनी है, एक एंटिटी है, एप्पल कंप्यूटर्स, कोका कोला, पेप्सी, General Motors, all these are different companies. Some companies are providing products and some companies are rendering services. कुछ कंपनीज अपने प्रोडक्ट सेल करती हैं. एप्पल कंप्यूटर्स अपने लैपटॉप देता है, अपने आईफोन्स देता है. एंड सम कंपनीज, बैंक ऑफ अमेरिका, दे आर गिविंग द सर्विसेज, दे आर नॉट सेलिंग द प्रोडक्ट. Mutual fund, they are giving the services, advisory services, tax consultancy services, portfolio management services, auditing services. I think आप बात समझ पा रहे हैं. It means income, I will say income of a business can be due to either due to selling the products or due to rendering of services. तो first point आप लिखेंगे, these are the amounts of the business earned. These are the amounts which, these का मतलब क्या, income. मैं कहता हूं income are the amount, revenue are the amount of the business earned by selling the products or by providing services. या तो आप products को बेच रहे हो और या आप services को provide कर रहे हो. Only दो काम कर रहे हो. Either you are selling your products or you are providing services, and then you are getting something, you know, that is named as revenue or that is named as income. Gain में और income में difference है. Gain is income minus expense, the balancing figure is gain. But income is different, you know, income और revenue अलग है, sales अलग है. Sales, revenue, income एक ही बात है. Profit is different. Profit is sales minus cost of sales, balancing figure is profit. मैं अभी profit की बात नहीं कर रहा, gain की बात नहीं कर रहा. I am talking of income, I am talking of sales, I am talking of revenue. So the point is, revenue of a business entity can be due to two reasons. Reason number one is either it can be due to providing services or by providing products. तो examples आपको मैंने अभी real life companies के बता दिए. पतंजलि, डाबर, you know, Colgate, Hindustan Liver, all these companies, they are providing either products or services. So their example can be sale or sale revenue. Muthoot Finance, interest. HDFC Bank, they are providing loan, so they are getting the income, interest as an income. So interest is an income for HDFC. Interest income is for Axis Bank. So interest can be the income. Dividends, dividend can be income for a shareholder, for an investor, और फॉर अ म्यूचुअल फंड. इवन म्यूचुअल फंड ने किसी कंपनी में रिलायंस जियो में इन्वेस्ट किया एंड रिलायंस जियो इज डिक्लेयरिंग डिविडेंड एंड म्यूचुअल फंड इज गेटिंग दैट, इट मींस इट इज इनकम फॉर दैट म्यूचुअल फंड. रेंट रिसीव्ड. ओके, तो ये बातें सारी मैंने बताई आपको. मैं अब आपसे ये कहना चाहता हूँ कि इनकम जिस ईयर में, जिस पीरियड में रिकॉग्नाइज होती है, जैसे मैंने एक्सपेंस के लिए बताया था, द पीरियड इन विच दैट इनकम इज बीइंग रिकॉग्नाइज्ड, द पीरियड इन विच दैट इनकम transaction has happened, you know, as per revenue recognition concept or as per accrual concept, revenue is recognized when earned. Revenue is recognized when earned. As per revenue recognition concept or as per accrual concept, revenue is recognized when earned. रेवेन्यू हम तब रिकॉग्नाइज करेंगे जब हमने उसको कमाया. रिसीव हुआ कैश में या नहीं हुआ, दैट इज अ सेपरेट मैटर. व्हेन इट हैज बीन अर्न्ड, देन इन दैट पीरियड, इन दैट डेट आई विल रिकॉग्नाइज इट. तो मैंने ये बात आपको पहले भी बताई थी, बट बिकॉज आई एम डूइंग इनकम, तो मैंने इनकम के साथ थोड़ी सप्लीमेंट कर दी. अब बेटे इसकी जर्नल एंट्री क्या पास करेंगे, और जर्नल एंट्री के मैंने आपको 3-4 मेथड्स बताए थे. बट ये भूपेश आनंद है जो कैप्लन जैसे डायरेक्टली अकाउंट नहीं बना रहा, जो बाकी यूट्यूब वीडियोस जैसे जो बाकी टीचर्स कर रहे हैं डायरेक्टली दे आर टेलिंग यू द लेजर अकाउंट. बेटे भूपेश आनंद आपको लॉजिक बताएगा दैट हाउ वी विल बी डिराइविंग दैट अकाउंटिंग, दैट जर्नल एंट्री विद हेल्प ऑफ अकाउंटिंग इक्वेशन. तो मैंने कहा एज पर अकाउंटिंग इक्वेशन, एज पर
अमेरिकन अप्रोच, वी नो दैट कैपिटल प्लस लायबिलिटी इज इक्वल टू एसेट्स। अच्छा, जब हमें इनकम रिसीव होगी, बेटे लिखना साथ साथ, एक बच्चे को नींद आ रही थी, उसको तो थप्पड़ मारने का दिल कर रहा है, मैं खड़े होकर पढ़ रहा हूँ और पढ़ा रहा हूँ, आप लेट के पढ़ रहे हैं, तो लेट के पढ़ रहे हैं तो सोएंगे ही, नींद आएगी थप्पड़ मारूंगा। When I say capital plus liability is equal to assets, when I say I receive income, it means cash is coming in. जब मुझे इनकम मिलेगी तो मेरी कैश आएगा, कैश एसेट है, कैश को डेबिट करेंगे, डेबिट करेंगे, डेबिट करेंगे, बिकॉज एसेट्स हैव द डेबिट बैलेंस। एंड सेकंड पॉइंट इज इनकम। बेटे इनकम से कैपिटल का बैलेंस बढ़ेगा। अच्छा, कैपिटल का बैलेंस जब बढ़ेगा तो कैपिटल का नेचर क्रेडिट होता है, कैपिटल का नेचर जब क्रेडिट होता है और बैलेंस बढ़ेगा तो कैपिटल को क्रेडिट करेंगे, बट वी विल नॉट क्रेडिट कैपिटल, रादर वी विल राइट ऑन द रीजन फॉर दैट व्हाई दैट कैपिटल इज बीइंग इंक्रीज, व्हाट इज द रीजन फॉर दैट, तो वी विल क्रेडिट दैट रीजन। तो मैंने आराम से उसकी एंट्री बना दी आपके लिए, डेबिट कैश क्रेडिट इनकम। सपोजिंगली आई हैव रिसीव्ड रेंट, बेटे रेंट एक्चुअली में नहीं मिला, कैश मिला, कैश डेबिट, डेबिट कैश क्रेडिट रेंट रिसीव्ड। Supposingly I have received that commission, debit cash credit income, credit income means नाम लिख दीजिए कमीशन। इसका इफेक्ट क्या होगा बेटे, कैश बैलेंस बढ़ेगा, या ऐसा समझ लीजिए प्रॉफिट भी बढ़ेगा, प्रॉफिट विल इंक्रीज, because there is one learning objective that we should know that what will be the effect of that। बेटे इनकम होगी, सेल्स होगी, तो मेरा प्रॉफिट ही बढ़ने वाला, और क्या। नाउ द पॉइंट इज इनकम कैन बी अगेन बाइफिकेटेड as we have divided the expenses into two parts। I can divide the income into two parts। बेटे एक हो सकती है अक्रूड इनकम और दूसरी हो सकती है प्रीपेड इनकम। इट मीन्स मैंने अभी सर्विसेज नहीं दी, मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट हूं, आई एम अ प्रैक्टिसिंग सीए इन इंडिया, इन दिल्ली, इन ईस्ट पटेल नगर, आई एम गिविंग सर्विसेज, ऑडिटिंग सर्विसेज, अभी मैंने ऑडिटिंग सर्विसेज नहीं दी, बट माई क्लाइंट हैज पेड मी इन एडवांस, मेरे क्लाइंट ने एडवांस में ही मुझे पैसे दे दिए, तो मैं कहूंगा इस टाइप ऑफ इनकम को हम कहेंगे प्रीपेड इनकम। और मैंने अभी सर्विसेज दे दी, ऑडिटिंग सर्विसेज दे दी, टैक्स कंसल्टेंसी सर्विसेज दे दी, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विसेज दे दी, और मैंने गुड्स सेल कर दिए, क्रेडिट में सेल किए, बट आई हैव नॉट रिसीव दैट मनी, आई विल से दैट इज माय अक्रूड इनकम। मिलेगा, आएगा, आने वाला। तो आप लिखेंगे बेटे, ई पॉइंट में लिखेंगे इनकम कैन बी डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, अक्रूड इनकम एंड प्रीपेड इनकम। अक्रूड इनकम एंड प्रीपेड इनकम, अक्रूड इनकम एंड प्रीपेड इनकम। बेटे बड़ा ही सिंपल सा कंसेप्ट है, जैसा हमने एक्सपेंडिचर के लिए किया था उसी तरह से हम इनकम के लिए कर रहे हैं, अक्रूड इनकम एंड प्रीपेड इनकम। अक्रूड इनकम क्या होती है, जो मुझे इनकम मिलनी चाहिए थी क्योंकि मैंने प्रोडक्ट्स को बेच दिया या गुड्स सर्विसेज रेंडर कर दी, बट उस अकाउंटिंग पीरियड में मुझे आई हैव नॉट रिसीव्ड दैट मच इनकम, मुझे नहीं मिली, तो मेरे को मिलेगी, दैट is my asset because I will be getting the benefit of this in future। फ्यूचर में मुझे इसका बेनिफिट मिलेगा, तो अक्रूड इनकम इज अ एसेट। तो आप सब लिखेंगे व्हेन सर्विसेज और गुड्स हैव बीन गिवन और डिस्चार्ज्ड बट कैश इज नॉट रिसीव्ड। मैंने गुड्स सेल कर दी, मैंने ये पेन सेल कर दिया, मैंने अपने वीडियो लेक्चर सेल कर दिए और मुझे पैसे नहीं मिले, अभी मिलने हैं। एक बच्चा कहता है जी इंस्टॉलमेंट्स में करूंगा, बेटे हम तो वैसे इंस्टॉलमेंट में बेचते नहीं, अज्यूम कर रहे हैं just for understanding purpose। I have sold you the lectures but you have not given me the money, it means that is my asset because that is the income which I am supposed to get but I have not received it, but still it will be treated as an income for this year। supposingly आपने next year मुझे पेमेंट किया, तो it will not be treated as an income for the next year, rather it will be treated as income for this year। I will recognize in this year and because I have not received cash, so I will say this type of income is named as अक्रूड इनकम। तो लिख लिया बेटे ए पॉइंट। आइए सेकंड पॉइंट लिख लें। बेटे मैंने एक टाइमलाइन प्रिपेयर की, बड़ी मेहनत की बेटे आपके लिए, सच बता रहा हूँ आपको। आप बाकी यूट्यूब की वीडियोस देखिए, मेरे वीडियोस देखिए, आपको डिफरेंस फील होगा कि मैं मन से पढ़ा रहा हूँ, मन से बताना चाहता हूँ। आई वॉन्ट टू एक्सप्लेन यू क्लियरली। मैंने आप टाइमलाइन बनाई, बिगिनिंग एंड, जनवरी दिसंबर, T0, T12। Now the sale occurs in this period, but cash is received in next period, so it will be recognized as a sale of this period। It immaterial when cash has been received। आराम से देख लीजिए, 1st January 2022, 31st January 2022, services rendered, product sold।
ठीक है जी। पेमेंट रिसीव्ड, पेमेंट नेक्स्ट ईयर रिसीव हुई है। एज पर अकाउंटिंग इक्वेशन कंसेप्ट फॉलोइंग इज द जनरल एंट्री। एज पर अकाउंटिंग इक्वेशन कंसेप्ट हमें मालूम है कि कैपिटल प्लस लायबिलिटीज इज इक्वल टू एसेट है। आई हैव डिलीवर्ड 20 लेक्चर्स इन चैप्टर 3 एंड 4। ठीक है जी। अब यहां देखिए क्या होगा, कहानी किस्मत की। कैपिटल प्लस लायबिलिटीज इक्वल टू इनकम एसेट्स। अब बेटे वो इनकम मुझे रिसीव नहीं हुई, कैश नहीं आया, बट मेरे पास एक राइट आ गई, हक आ गया। साडा हक एथे रख, साडा हक एथे रख। वो जो इनकम है मेरे को मिलनी है, मेरे पास राइट है, मैं उससे मांग सकता हूं क्योंकि मैंने उसको सर्विसेज दी हैं, मैंने प्रोडक्ट सेल किया है। सो दैट विल बी ट्रीटेड एज अक्रूड इनकम। अक्रूड इनकम इज ए एसेट। बेटे एसेट का बैलेंस बढ़ेगा, एसेट्स का डेबिट नेचर होता है, एसेट्स जब बढ़ते हैं तो हम डेबिट कर देते हैं। बट द पॉइंट इज माय कैपिटल विल आल्सो इंक्रीज बिकॉज दिस इज माय इनकम। Even if I have not received, still my capital balance will increase. So I will credit my capital, but I will credit the reason due to which my capital has been increased. That is, ठीक है जी। तो मैंने एग्जांपल लिखा है, सपोज कैश सेल्स 1 लाख की है, क्रेडिट सेल्स 20,000 रुपए की है। बेटे ये पहले से बनाया कि आपका समय, आपको मैं अगर अभी आपके सामने लिखूं तो बेटा कितना टाइम वेस्ट हो जाएगा। आप वैसे भी नहीं लिखते, अब मैं आपके सामने लिखूंगा तो और बेवकूफ हैं तो आप। तो बेटे आपको साथ साथ लिखना है। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, आप लिखिए कैश सेल्स $1,00,000 की हैं, क्रेडिट सेल्स $20,000 की हैं, और जो $20,000 की क्रेडिट सेल्स हैं वो नेक्स्ट ईयर में उसके पैसे रिसीव हुए हैं। ठीक है जी। मैंने एक आपके लिए टाइमलाइन दोबारा बनाई। लेट दिस बी बिगिनिंग ऑफ द ईयर, लेट दिस बी एंड ऑफ द ईयर, लेट दिस मनी सोल्ड हियर बट आई हैव नॉट रिसीव्ड द मनी, वो मैं नेक्स्ट ईयर में मेरे को मिलेगा। ठीक है जी। तो मैं इसकी एंट्री क्या करूंगा, कैश सेल्स जो हुई $1,00,000 मिले तो डेबिट कैश। $20,000 का मैंने क्रेडिट सेल्स किया, उसके लिए हम वर्ड यूज करेंगे अक्रूड इनकम। बेटर वर्ड है अकाउंट्स रिसीवेबल। सो डेबिट अकाउंट्स रिसीवेबल और डेबिट अक्रूड इनकम, कुछ भी कर लीजिए। क्रेडिट सेल्स, क्रेडिट सेल्स, देखिए सेल्स मैंने 1,20,000 से क्रेडिट की, कैश मैंने डेबिट किया 1,00,000 से, अक्रूड इनकम मैंने डेबिट की $20,000 से, सेल्स मैंने क्रेडिट किया $1,20,000 से। सो डेबिट कैश, डेबिट अक्रूड इनकम, क्रेडिट सेल्स। सो डेबिट कैश 1,00,000, डेबिट अक्रूड इनकम $20,000, क्रेडिट सेल्स। तो इसका इफेक्ट क्या हुआ बेटे? बेटे एक तो मैंने अक्रूड इनकम को एसेट में शो करना है, एसओएफपी में आएगा और मेरा प्रॉफिट बढ़ जाएगा ड्यू टू अक्रूड इनकम। बिकॉज आई हैव ट्रीटेड एज ए इनकम फॉर दिस ईयर, माय प्रॉफिट विल इंक्रीज। तो मैंने इफेक्ट में लिख दिया है क्योंकि आपका एक लर्निंग ऑब्जेक्टिव है। यू शुड नो दैट विद द हेल्प ऑफ अक्रूड इनकम माय प्रॉफिट विल इंक्रीज, माय प्रॉफिट विल इंक्रीज एंड इट विल बी शोन एज ए एसेट इन द एसओएफपी। आई थिंक अक्रूड इनकम का पॉइंट समझ आ गया आप सब। बेटे मैं आ गया प्रीपेड इनकम। एक बच्चा कहता सर आज कुछ गाना वाना दिखाएंगे। नहीं बेटे आज गाना नहीं दिखाना, नेक्स्ट चैप्टर में जो चैप्टर 11 है ना उसमें मैं गाना दिखाऊंगा। रिसीवेबल्स अभी नहीं दिखा रहा बेटे, अभी बस मेरे को आज कंप्लीट करने दो। प्री पेड इनकम, ऐसी इनकम जिसकी आपने सर्विसेज अभी नहीं दी बट आपको वो पैसे पहले से ही मिल गए, एडवांस में मिल गए। तो आप तो डांस करेंगे, हवन करेंगे because I have received that money in advance and I have not even sold my goods and even I have not delivered my goods and even I have not rendered my services. Still that client has given me the fees, the amount in advance. उसको बोलते हैं बेटे प्रीपेड इनकम। इसका मतलब अभी मुझे सर्विसेज देनी बाकी हैं, अभी मुझे प्रोडक्ट सेल करने बाकी हैं। बेटे ये मेरी इनकम है तो, बट ये मुझे एडवांस में मिल गई है। इसका नाम है अनएक्सपायर्ड इनकम, इसका नाम है इनकम रिसीव्ड इन एडवांस। बट एज पर एसीसी पीपल दे आर यूजिंग दिस वर्ड एज प्रीपेड इनकम। तो ठीक है हम प्रीपेड यूज करेंगे। फर्स्ट पॉइंट लिखिए, व्हेन इनकम हैज बीन रिसीव्ड विदाउट सेलिंग, without selling goods or rendering services.
As per revenue recognition concept, this prepaid income or this income received in advance or unexpired income will not be recognized in the year of receipt because this income does not relate to this year. बात समझ रहे हैं बेटे, हम कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग नहीं फॉलो कर रहे, हम फॉलो कर रहे हैं अक्रूवल कंसेप्ट एज पर रेवेन्यू रिकॉग्निशन कंसेप्ट. एज पर अक्रूवल कंसेप्ट इट विल बी ट्रीटेड एज अ इनकम इन द ईयर इन विच वी हैव done that, in the year in which we have sold the product or we have rendered the services. ना तो मैंने प्रोडक्ट्स बेचे, ना मैंने सर्विसेज रेंडर की, बट स्टिल मुझे पैसे मिल गए, तो मैं कहूँगा इस इनकम का नाम है प्रीपेड इनकम. इसको हमें अभी इनकम स्टेटमेंट में शो नहीं करना. मैंने इसके लिए बड़ी प्यारी सी एंट्री ड्राइव किया सर आपके लिए, कैपिटल प्लस लायबिलिटी एसेट एज पर अकाउंटिंग इक्वेशन. बेटे आप ये बताओ, जब इनकम मिलेगी, चाहे कोई भी मिल रही है, कैश आ रहा है, कैश आ रहा है, पैसा आ रहा है, पैसा 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 आ जा, पैसा पैसा आ रहा है, पैसा एसेट है, एसेट का डेबिट बैलेंस है, डेबिट कर दो. सो वी विल डेबिट कैश and we have received this income. Now the point is, this is my liability. Prepaid income is my liability. This is my obligation because I have not rendered such services. I have to render that. I have to sell the product in the future. So that is my obligation. Prepaid income will be treated as my obligation. That is my liability. मैंने आपको बताया था बेटे, जब मैंने बताया था लायबिलिटी कैन बी ड्यू टू 3 रीजंस. एक तो आपने लोन बोरो कर लिया, एक आपने परचेजेस क्रेडिट में ले ली, क्रेडिट परचेज कर लिया, और एक एक्सपेंसेस आउटस्टैंडिंग है, और उसके साथ साथ एक्सपेंसेस के साथ साथ मैंने बताया था प्रीपेड इनकम और अनएक्सपायर्ड इनकम. और इनकम रिसीव्ड इन एडवांस इज ऑल्सो योर लायबिलिटी बिकॉज आपने किसी के नाम के पैसे ले लिए and you have not given anything. So unless and until up to the point you give that, it is treated as a liability. तो मैं आ गया जी नेक्स्ट लाइन के बड़े इंपॉर्टेंट केस स्टडी में. एक बच्चा मेरे से पूछ रहा है कि सर वेदर वी हैव टू राइट डाउन केस स्टडी. बेटे आप कैसे झुक के बैठे हो हैं, लिखना नहीं है क्या? ये लिखना है, वो लिखना, बस यही पूछते रहते हो, लिखते लिखते हो नहीं. रजिस्टर का आपका. सपोज अ क्लाइंट पेज 1,20,000 as consultancy fees to practicing chartered accountant भूपेश आनंद. मेरे को उसने $1,20,000 दिए कंसल्टेंसी के, आउट ऑफ विच 20,000 इज फॉर द नेक्स्ट अकाउंटिंग पीरियड. मैं पर क्लाइंट $1,00,000 लेता हूं, बट उस क्लाइंट ने मेरे को $1,20,000 इस अकाउंटिंग ईयर के पे कर दिए. तो मैं आपसे पूछता हूं, आई वॉन्ट टू आस्क यू दैट 1 lakh will be treated as income for this year, not 1,20,000. No doubt I have received 1,20,000. So I will do an accurate entry because $20,000 is prepaid income which relates to next year, for which I have not delivered the services. So for this year it will be treated as a prepaid income. तो मैंने दोबारा से capital plus liability is equal to assets बनाया. बेटे मेरे पास पैसे आ गए, $1,20,000 आ गए, कैश आ गया, कैश तुम आ गए, कैश कहता है हाँ मैं आ गया. मैंने कहा अच्छा कैश आ जाओ, तो मैं डेबिट करेंगे डेबिट करेंगे डेबिट करेंगे. तो डेबिट कैश $1,20,000. But my income for this year, for which I have rendered the services or for which I have sold the goods, that is $1,00,000. तो बेटे क्रेडिट इनकम, क्रेडिट सेल्स, क्रेडिट कंसल्टेंसी फीस $1,00,000. Credit prepaid income, credit prepaid income because it is my liability. तो 20,000. तो बेटे मैंने वहां लिख दिया, एंट्री देख लीजिए, डेबिट कैश लिखनी है, क्रेडिट इनकम, क्रेडिट प्रीपेड इनकम. इफेक्ट बेटे आप ये बताइए, प्रॉफिट विल डिक्रीज. मैंने गलत लिखा बेटे, प्रीपेड इनकम से प्रॉफिट डिक्रीज हो जाएगा बिकॉज हम 1,20,000 इनकम शो नहीं कर रहे. वी आर शोइंग इनकम एज 1 लाख. इट मीन्स जब मेरी इनकम, जब मेरा रेवेन्यू क्रेडिट में कम हो रहा है, तो इसका मतलब मेरा प्रॉफिट विल डिक्रीज एंड प्रीपेड इनकम विल अपीयर एज अ लायबिलिटी. Up to the point I have given those services, up to the point I have sold those products, it will be treated as a liability. अब बेटे लास्ट पॉइंट आ गया, इसके बाद मैं आ जाऊंगा अपने जूस नोट्स में और आपको क्वेश्चन कराने वाला हूं.
आप ही के कैप्लन का, आप ही के बीबीपी का। मैं इलस्ट्रेशंस भी करूंगा, टेस्ट टू अंडरस्टैंडिंग भी करूंगा। आप बस एक फॉर्मेट बना लें, फॉर्मेट ऑफ इनकम। बेटे मैंने पहली एंट्री की थी कैश डेबिट क्रेडिट इनकम, तो चेक कर लीजिए, इनकम क्रेडिट, इनकम क्रेडिट, इनकम क्रेडिट, इनकम क्रेडिट। फिर अक्रूड इनकम हुई थी तो मैंने क्या किया था, अक्रूड इनकम हुई थी तो अक्रूड इनकम डेबिट, क्रेडिट इनकम, क्रेडिट इनकम, तो अक्रूड इनकम को भी क्रेडिट कर दीजिए। फिर प्रीपेड इनकम हुई थी तो मैंने क्या किया था, सोचिए, कैश डेबिट, कैश डेबिट, तो प्रीपेड इनकम, प्रीपेड इनकम की मैंने पोस्टिंग कर दी, प्रीपेड इनकम की पोस्टिंग कर दी। ये नहीं बेटे एंट्रीज, आप ऐसे ही टेंशन लेते हो, आप ऐसे ही टेंशन लेते हो। चलिए, उसके बाद जो बैलेंसिंग फिगर आया, दैट विल बी ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस। मैं टाइम वेस्ट किए बिना आप ही के, आप ही के, हाँ आप ही के जूस नोट्स में आ गया हूं। आप सब जूस नोट्स निकाल लें, जूस नोट्स नहीं है तो कैप्लॉन निकाल लें बेटे, कैप्लॉन का चैप्टर 10 निकाल लें, उसमें आपको ऑलरेडी मैंने सब बताया हुआ है। आपको चैप्टर 10 निकालना है, ये चैप्टर 12 निकल गया है, चैप्टर 13 है। सर आपको चैप्टर के नंबर भी याद है? हाँ बेटा सब याद है, मैं आपको बता रहा हूँ, बिफोर डिलीवरिंग लेक्चर्स मैं इनको स्टडी करता हूँ, मैं एग्जाम्पल समझता हूँ, सोचता हूँ, सुनता हूँ, उसके बाद यूट्यूब के चैनल बाकी टीचर्स के देखता हूँ, और फिर उसके बाद बेटे पढ़ाना शुरू करता हूँ। इसीलिए आपको मेरी बातें ज़्यादा समझ आती हैं, सीधी सी बात है बेटे। और मैं मन से पढ़ाता हूँ कि आपको वो बातें बिल्कुल क्लियर हो जाएं। बेटे दिल का दिल से रिश्ता रखता हूँ, तभी तो जाकर आप मेरे लेक्चर्स इतने सारे परचेज कर रहे हैं। बेटे आज कोई सिटी ऐसी कंट्री नहीं है, मैक्सिमम हम कंट्रीज में सेल कर रहे हैं। आइए, ये बेटे मैंने अभी देख लेना कौन सा क्वेश्चन है, ये कौन सा है जी, पहले पढ़ लेते हैं। अक्रूड इनकम सबको पता चलेगा, अक्रूड इनकम व्हेन द इनकम हैज बीन अर्न्ड दिस दिस दिस, डेबिट दिस डेबिट दिस। बेटे अब तो आपने छक्के छुड़ा देने इसके। अ बिजनेस अर्न्स बैंक इंटरेस्ट इनकम, ठीक है जी, ये है जी, बिजनेस अर्न्स बैंक इंटरेस्ट इनकम। एक्सपेंडिचर है ना, इनकम में आ जाता है। लो जी, ये आ गया। अ बिजनेस अर्न्स इंटरेस्ट इनकम और बैंक इंटरेस्ट इनकम of 300 per month. But if you have a surplus fund, you can invest in a banking company, and that banking company, supposing you have opened a term deposit or a fixed deposit, so you will be getting interest on that, or you have opened recurring deposit, you will be getting interest on that. Saving account पे नहीं मिलता, ये बात हम सबको पता है, ठीक है जी। 3,000 bank interest income has been received in the year 2000, in the year December 2005, ठीक है बेटे। $300 वो ये कह रहा है जी, $300 की इनकम मिलती है, ठीक है, कि कब मिलती है, कब मिलती है बेटे, एक महीने में, और बेटे 12 महीने का पीरियड होता है। इट मीन्स $3,600 की इनकम आपको मिल जानी चाहिए थी। It means my income accrues in this period, 3,600 I should credit in my income, but out of that, इस 3600 में से 3,000 ही मिले, इसका मतलब $600 अभी बैंक से नहीं मिले। दैट इज माई अक्रूड इनकम। मिलेंगे, भविष्य में मिलेंगे, आई विल बी गेटिंग इन फ्यूचर। दैट $600 इज माई अक्रूड इनकम। What is the year end asset and what is the bank interest income for the year? बेटे बड़ी सिंपल सी बात मैंने आपको अभी बताई दी, ये तो मुंह जबानी हो गया बेटे। आपका फुल ईयर का आप बताइए जी, एंट्री क्या पास करेंगे, मैं तो बाकी की बातें छोड़ देता हूं। कैपिटल प्लस लायबिलिटीज इज इक्वल टू एसेट। आप ये बताइए, 3,000 का कैश मिल गया, $600 अभी मिलने हैं, 3,600 आपको क्रेडिट करना है, इसको क्रेडिट करना है, ये भी बढ़ गया और ये भी बढ़ गया। एसेट जब बढ़ता है तो हम डेबिट करते हैं, तो हम लिख रहे हैं एंट्री, एंट्री लिख रहे हैं सर। हाँ बेटे, सर उसने पूछी तो नहीं, कोई बात नहीं बेटे, मैं आपको बताना चाहता हूं मेरी मर्जी। डेबिट कैश, डेबिट अक्रूड इनकम, क्रेडिट इनकम मतलब इंटरेस्ट। बेटे कैश में कितना आएगा,
कैश में कितना आएगा 3000, अक्रूड इनकम में $600, इनकम में इंटरेस्ट में 3600। तो देख लीजिए नीचे क्या लिखा है बेटे, वही लिखा है देखिए 3600 अक्रूड इनकम, बैंक इंटरेस्ट, ये देख लीजिए कैश की पोस्टिंग करेंगे तो ये आ गया, अक्रूड इनकम की पोस्टिंग करेंगे ये आ गया, प्रॉफिट और लॉस में ये जाएगा बैलेंसिंग फिगर, और नेक्स्ट ईयर इसको हम ट्रांसफर कर देंगे। बेटे वो तो पता ही है आपको, क्लोजिंग बैलेंस है तो नेक्स्ट ईयर इट विल बिकम ओपनिंग बैलेंस। ठीक है जी, मैं आ गया नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, इलस्ट्रेशन नंबर 4, और ये मेरे क्वेश्चन का, मेरे नोट्स का बेटे ये प्रीपेड इनकम और डेफर्ड इनकम और इनकम रिसीव्ड इन एडवांस और अनएक्सपायर्ड इनकम, कुछ भी कह दीजिए, बड़े सारे नाम है, बड़े सारे नाम है जी। प्रीपेड इनकम अराइजेस व्हेन इनकम हैज बीन रिसीव्ड ड्यूरिंग द दिस रिलेट्स टू नेक्स्ट अकाउंटिंग पीरियड। बेटे इस साल मिला है लेकिन अगले साल का है। इट इज नेसेसरी टू रिमूव द एक्सेस इनकम एंड क्रिएट अ कॉरस्पॉन्डिंग लायबिलिटी। तो इनकम डेबिट क्रेडिट दिस। आइए दोस्त हम ये क्वेश्चन कर रहे हैं, अ बिजनेस रेंट्स आउट ऑफ प्रॉपर्टी, तो देखिए यही वाला है, हाँ बिल्कुल ठीक है। कैप्लॉन का ये इलस्ट्रेशन नंबर 4 है और वो मैंने अपने नोट्स में, जूस नोट्स में लिया, नाम चेंज थोड़ा सा कर दिया है। अ बिजनेस रेंट्स आउट ऑफ प्रॉपर्टी टू इनकम फॉर 4000 पर मंथ। बेटे 4000 पर महीने है तो आपको 48000 मिलने चाहिए, लेकिन मिले कितने 64,000। इसका मतलब 64,000 में से अगर आप 48,000 लेस कर दें तो 14 में से 8 गए 6, 5 में से 4 गए 1, 16,000 रुपए आपको प्रीपेड इनकम है। इस पर्टिकुलर अकाउंटिंग ईयर की इनकम 48,000 होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए? 48,000 होनी चाहिए। एंड 16,000 रिलेट्स टू नेक्स्ट ईयर, सो 16,000 विल बी ट्रीटेड एज प्रीपेड इनकम। तो शो द रेलेवेंट एंट्रीज, बड़े सिंपल है बेटे, इससे बड़े बड़े क्वेश्चंस मैंने करा दिए। तो आप पूरी एंट्री करिए, कैश डेबिट, क्रेडिट इनकम, क्रेडिट प्रीपेड इनकम। बेटे मैंने कंबाइंड एंट्री करा दी, इन्होंने वो भी नहीं कराई, ये प्यार है बेटे मेरा। कैश आपको रिसीव हुआ 64, बट आपकी इनकम होनी चाहिए थी 48, तो प्रीपेड इनकम कितनी हुई 16। तो इन्होंने खाली 16 का इफेक्ट दिखाया है। मैंने आपको पूरी एंट्री बता दी कि पूरी एंट्री क्या होनी चाहिए। मुश्किल कुछ भी नहीं है, मुश्किल आपके मन का वहम है। जो डाउट है ना कि होगा नहीं होगा, करूंगा या नहीं, हो पाएगा या नहीं, बेटे इस डाउट को खत्म कर दीजिए। नो संदेह, नो डाउट कर दीजिए, देखी जाएगी यार, मन में सेटिस्फेक्शन तो होगी कि आपने बेस्ट एफर्ट्स किए, आगे जैसा भी है। ठीक है जी, तो मैं भूपेश आनंद अब आपसे आज के इस लेक्चर में विदा ले रहा हूं। ये चैप्टर ही समझ लीजिए कंप्लीट कर दिया हमने बेटे, ये चैप्टर ही कंप्लीट कर दिया। आप बस इस ऐसा समझ लीजिए जो मैंने बताया अगर उतना भी ध्यान से कर लें, प्लस एग्जामिनेशन किट के क्वेश्चंस करें। इन केस यू हैव एनी डाउट्स मेरे टेलीग्राम चैनल में आ जाएं, व्हाट्सएप करें, हम लाइव लेक्चर्स भी लेते हैं आपकी डाउट्स के लिए, रिवीजन के लिए, नॉर्मल लेक्चर्स के लिए। तो आप बिल्कुल टेंशन ना लें, मैं आपके साथ ही हूँ, आप मेरे, मैं आपका हूँ। बी हैप्पी, बी जॉली, बी चेयरफुल।